Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोग मैथ्स पेडागोजी कर रहे थे एंड मैथ्स पेडागोजी में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि ये वाला टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं फिर कहूँगी कि ये कॉमन है फॉर ऑल पेडागोजी। सो कॉमन फॉर ऑल पेडागोजी यानी कि ये हर पेडागोजी के लिए कॉमन है ये वाला टॉपिक। चाहे आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हो, साइंस पेडागोजी पढ़ रहे हो, संस्कृत पेडागोजी पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ईवीएस, है ना, कोई भी पेडागोजी आप पढ़ रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में बच्चे को असेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो हर आपको सब्जेक्ट में बच्चे को असेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में और पिछले लेक्चर या टॉपिक में मैंने असेसमेंट के बारे में बताया भी था कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम बच्चों को फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं बच्चों को कि बच्चे आपकी ये चीज़ अच्छी है पर ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा उसको डायग्नोस करते हैं बच्चे को ना, एक बार देखते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है उसे, फिर हम उसका उपचार भी करते हैं, तो इसे हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। हमने पिछले लेक्चर में टेस्ट किया था, टेस्ट पढ़ा था, मेजरमेंट पढ़ा था, फिर असेसमेंट पढ़ा था और इवैल्यूएशन पढ़ा था। तो आज हम असेसमेंट को थोड़ा और डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आप बने रहो एंड तक, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि हम इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगता है, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि 28 दिसंबर से आपके मतलब अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें सीटेड एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो सबकी हेल्प भी हो जाएगी और आप मुझे एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पर आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी टॉपिक जो क्वेश्चन करते टाइम आपको लगे कि यार ये टॉपिक तो हमने अभी तक किया नहीं है, तो आप मुझे वो टॉपिक ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के आपको दूंगी, वो भी बहुत अच्छे से फुल फ्लेजेड। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो पहले मुझे पता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने असेसमेंट के ऊपर वीडियो शायद पिछली नहीं देखी होगी, इसलिए मैं थोड़ा समराइज़ करना चाहती हूँ इसको, असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छे से कि असेसमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। मैंने बताया था कि पहले तो आप बच्चों का टेस्ट लोगे, फिर आप मेजर करोगे। मेजर यानी कि मान लो आपने टेस्ट लिया, कोई भी टेस्ट लिया, उसमें बच्चे ने 7 मार्क्स लिए उसने 10 में से, तो असेसमेंट का मतलब होता है जिसमें आप बच्चों को ये बताते हो कि बच्चे आपके 3 मार्क्स एक तो कहाँ कटे, आपका कहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ, आपको कमेंट दिया जाता है, आपको फीडबैक दिया जाता है, उसे असेसमेंट कहते हैं। मतलब आपके ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब एस्पेक्ट इन द सेंस स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक मतलब स्कूल लेवल पे कैसा कर रहा है बच्चा, और पूरा करिकुलम एक्टिविटी सब कुछ क्या किया, वो असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये है असेसमेंट के बारे में, जिसमें हम असेसमेंट पढ़ते हैं, जिसमें बच्चे का स्कोलास्टिक कि स्कूल में कैसा प्रदर्शन किया है, को स्कोलास्टिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूज़िक में या किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है तो कैसा परफॉर्म किया है, उसका फीडबैक दिया जाता है, उस पर कमेंट किया जाता है, उसको कहते हैं हम असेसमेंट। उसके बाद आती है इवैल्यूएशन, वो बिल्कुल ही एक अलग सा टॉपिक है। तो आपको अगर और डीपली पढ़ना है टेस्ट को, मेजरमेंट को, असेसमेंट को, इवैल्यूएशन को, तो पिछला वाला एक लेक्चर होगा वो आप पढ़ लो। और मतलब इससे पिछले से पिछला, क्योंकि पिछले वाला स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उससे पहले वाला आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें टेस्ट मेजरमेंट से एक ऐसा बना हुआ है। प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं असेसमेंट में ये सेल्फ असेसमेंट क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है, इंडिविजुअल असेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है स्व अवलोकन। मैंने इसके बारे में कुछ हिंदी इंग्लिश में ऐसा लिखा नहीं, क्योंकि इसको ऐसे समझ लोगे तो भी सही रहेगा। ये होता है स्व अवलोकन। स्व अवलोकन का मतलब होता है अपना खुद का असेसमेंट करना, यानी कि जब आप खुद का असेसमेंट करते हो, कहने का मतलब ये कि जब बच्चा खुद पूरा सिलेबस या पूरा सब्जेक्ट पढ़ता है, टॉपिक पढ़ता है, उसे समझ आता है कि अच्छा मुझे यहाँ पे कमी आ रही है, मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये खुद ही बच्चा जब डायग्नोस करे अपने आप को, खुद ही अपने आप को डायग्नोस
डायग्नोस करें, ठीक है, खुद ही अपने आप को डायग्नोस करें और खुद ही रेमेडी भी दें कि अच्छा इसका ये उपचार हो सकता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। यानी कि जब बच्चा खुद अपने आप को डायग्नोस करे कि मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, और उसके बाद खुद ही उसका उपचार भी ढूंढ ले कि अच्छा मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा या ऐसे करना चाहिए, उसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है अपना सेल्फ असेसमेंट करने की। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हो कि मैं सीटेट में 90% या 90 जो स्कोर है वो ला पाऊंगा या ला पाऊंगी या नहीं ला पाऊंगी। ये आप कैसे करोगे, आप 150 मार्क्स का आप टेस्ट दो, जो प्रीवियस ईयर है सेट वो लगाओ। उसके बाद आप देखो कि आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मान लो आपके 110 आ रहे हैं, तो आप ये सोचने की कोशिश करो कि बाकी के 40 मार्क्स किधर कट रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कि 40 क्यों गलत हो गए, सीडीपी के सेक्शन से हो रहे हैं गलत, या मैथ्स के या ईवीएस के सेक्शन से हो रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी के सेक्शन से हो रहे हैं, कहाँ से किस सेक्शन से हो रहे हैं, और ये पेडागोजी से हो रहे हैं या फिर ये टेक्स्ट बुक से हो रहे हैं। मतलब जैसे ईवीएस में आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी 3rd 4th 5th क्लास की, तो वहाँ से गलत हो रहे हैं या फिर ये पेडागोजी के गलत हो रहे हैं। तो आप ऐसे अपना असेसमेंट करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे। पहले आप ढूंढोगे कि आपकी कमज़ोरी कहाँ पर है, ठीक है, पहले आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि आपकी कमज़ोरी कहाँ है, यानी कि आप डायग्नोस करोगे। उसके बाद आप रेमेडी कैसे ढूंढोगे, उस चीज़ को पढ़ के ढूंढ लोगे। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, जिसमें बच्चा या आप अपना खुद का असेसमेंट करते हो, आप खुद देखते हो, स्वतः अवलोकन करते हो कि आप कहाँ पर सही कर रहे हो, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ क्या कमज़ोरी आ रही है। जब आप देखते हो उसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। देन आता है आपका पीयर असेसमेंट। अब देखो ये पीयर असेसमेंट का मतलब क्या होता है। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर एक सहपाठी, यानी कि आपका एक जो फ्रेंड है वो आपका असेसमेंट करे, ठीक है। मान लो ये आपका एक फ्रेंड है और ये आप खुद हो, ठीक है। ये आप इसकी कॉपी चेक करोगे, ये आपकी कॉपी चेक करेगा, ये आपसे ओरल क्वेश्चंस पूछेगा, ये आपसे ओरल क्वेश्चंस पूछेगा। इसे पीयर असेसमेंट कहते हैं। यानी कि जब आप कोलैबोरेटिव तरीके से पढ़ाई करते हो, कोलैबोरेटिव कह सकते हो या कोऑपरेटिव, वैसे थोड़ा डिफरेंस होता है इनके बीच में, तो उसको कहा जाता है पीयर असेसमेंट। यानी कि जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आपके फ्रेंड को आती है, आपने उससे सीख लिया, या आपके फ्रेंड ने आपको सिखा दिया, वो पीयर ट्यूटरिंग होती है वैसे तो। पर पीयर असेसमेंट का मतलब है जब आपका फ्रेंड कोई टेस्ट ले और आप अपने फ्रेंड का टेस्ट लो, उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। जिसमें आप अपने फ्रेंड का असेसमेंट करोगे कि उसको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। आपको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड को यहाँ दिक्कत हो रही है, फिर उसके बाद वो आपको देखेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे उपचार की ज़रूरत है। तो जब आप एक दूसरे का निदान और उपचार करते हो, हिंदी में निदान और उपचार, यानी कि जब आप ढूंढते हो कि इसमें ये कमज़ोरी है, पढ़ाई में यहाँ पर इस टॉपिक में ये वीक है, और वो आपको देखता है कि अच्छा ये इस टॉपिक में वीक है, तो इसे पीयर असेसमेंट कहते हैं। यानी कि जब एक दोस्त या एक सहपाठी अपने दूसरे सहपाठी का आकलन करता है तो उसे कहा जाता है पीयर असेसमेंट। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। तो सेल्फ असेसमेंट मतलब जब आप अपना खुद का अवलोकन करोगे, इसमें आप अपने आप को खुद डायग्नोस करोगे, इसमें आप खुद अपने लिए रेमेडी ढूंढोगे। और पीयर असेसमेंट जब आपका सहपाठी, जब आपका फ्रेंड आपके लिए कोई रेमेडी ढूंढेगा, डायग्नोस करेगा आपको कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। फिर आता है इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट का सिंपल मतलब ये होता है जिसमें एक इंडिविजुअल को एक समय पे असेस किया जाता है। यानी कि असेसिंग, आप ऐसे लिख लो, असेसिंग वन स्टूडेंट, असेसिंग वन स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल, ठीक है। अभी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, तो आप ये समझ लो कि इंडिविजुअल असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जिसमें आप असेस करते हो, असेसिंग वन स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल, ठीक है। जब आप एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर जब आप एक बच्चे को असेस कर रहे हो, एक बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो एक समय पे, उसको इंडिविजुअल असेसमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप एक बच्चे का वाइवा ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वाइवा में क्या होता है ना, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया, मान लो, या कोई असाइनमेंट बनाया है, या फिर आपने उसकी कॉपी मंगा ली कि बताओ बच्चे आपने पूरा महीना क्या किया, मतलब टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया, तो आपने उसकी नोटबुक मंगा ली है, होमवर्क भी और क्लास वर्क भी। अब आपने उसका उसी बेसिस पे वाइवा ले लिया कि बताओ चलो इस टॉपिक के बारे में बताओ, इस चीज़ के बारे में बताओ, तो आपने वाइवा ले लिया। तो जब आप एक बच्चे से एट अ टाइम, एक ही समय पर एक बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करते हो तो वो वाइवा हो जाएगा। आप एक बच्चे से प्रैक्टिकल भी करा सकते हो कि चलो बच्चे इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाओ, उसको प्रैक्टिकल लैब में ले गए, या फिर वहाँ पे लाइन से एक एक बच्चा एक एक बार आ रहा है, प्रैक्टिकल करके वापस जा रहा है। तो इसमें क्या है, जब आप एक इंडिविजुअल को एक ही समय पर एक इंडिविजुअल को जब आप टेस्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल असेसमेंट, जिसमें आप उसका वाइवा ले सकते हो, प्रैक्टिकल ले सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, या फिर ओरल टेस्ट भी ले सकते हो। तो इसमें 4 चीज़ें ऐड कर लेना, वाइवा,
प्रैक्टिकल करवा के देख सकते हो एक ही बच्चे का, और इंटरव्यू ले सकते हो आप उसका किसी चीज़ के लिए, या फिर जैसे इंटरव्यू होता है तो उसमें पूरा पैनल 4-5 लोग बैठे होते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो इंटरव्यू हो जाता है। सवाल जवाब तो नहीं, मतलब वही सवाल पूछते हैं हमसे, फिर हम जवाब देते हैं उनको, ये इंटरव्यू होता है। ये एक समय पे एक ही बंदे का होता है या एक समय पे एक ही बच्चे का होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसके बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक तो टाइम भी वेस्ट होता और इसमें कुछ था भी नहीं, बस सब समझने वाला था, कुछ ऐसा था नहीं जो मुझे लिख के बताना पड़ेगा, बस ये मैंने लिख दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रुप असेसमेंट, फिर होता है ग्रुप असेसमेंट। नाउ व्हाट इज़ ग्रुप असेसमेंट? ग्रुप असेसमेंट का मतलब होता है जिसमें आप नंबर ऑफ बच्चों को, यानी कि एक समय पर जब आप बहुत सारे बच्चों का असेसमेंट कर रहे हो, उसे ग्रुप असेसमेंट होता है। जैसे मान लो एक ग्रुप आपने टेस्ट ले लिया, या सीटेट का जो है, मान लो आपका 9 बजे पेपर शुरू हुआ, 2-2.5 घंटे का जो आपका पेपर है वो हो रहा है, तो उस शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों का जो टेस्ट हो रहा है वो ग्रुप टेस्ट ही है एक तरीके से, कि आपने पूरा एक दिन बच्चों को बुलाया एक शिफ्ट में और उन सबका एक बार टेस्ट ले लिया, तो ये क्या है, ग्रुप टेस्ट है। जब आप बहुत सारे बच्चों का एक समय पर टेस्ट लो, या ये तो चलो टेस्ट की बात होगी, ग्रुप टेस्ट या टेस्ट की बात होगी, जब आप एक सारे बच्चों का एक समय पे असेसमेंट करो, कोई उनको एक्टिविटी दे दो और देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे स्टेप फॉलो कर रहा है, सबको देखो, उसे ग्रुप असेसमेंट कहेंगे। यानी कि एक समय पर सभी बच्चों का एक ही समय पर आकलन हो रहा है, उसे ग्रुप असेसमेंट कहेंगे। तो ये था सेल्फ असेसमेंट, जब बच्चा अपना खुद का असेसमेंट करता है कि मुझे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से इस चीज़ को पढ़ूँ, उसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कि जैसे यूट्यूब का सहारा लिया हो, कोई हो सकता है जिन्होंने कहीं पे बैच परचेज़ किया हो, किसी ने बैचेस खरीदे हो, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में जा रहा हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं जो सेल्फ स्टडी करें। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और आप भी जहाँ पर भी कहीं पर भी पढ़ रहे हो, जिस किसी से भी पढ़ रहे हो, आप अपना सेल्फ असेसमेंट तो एक टाइम पे करोगे ही ना, कि मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मैथ्स में मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, साइंस में मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, अगर हम पेपर 2 की बात करें, और पेपर 1 में मैथ्स में क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो वो सेल्फ असेसमेंट है। फिर पीयर असेसमेंट, जब आपका सहपाठी, आपका दोस्त आपका असेसमेंट करे। इंडिविजुअल, एक समय पे एक बच्चे का असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, जैसे वाइवा, प्रैक्टिकल, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू। और ग्रुप असेसमेंट मतलब एक समय पर कई सारे बच्चों का असेसमेंट हो रहा हो, तो वो ग्रुप असेसमेंट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट 2 प्रकार का होता है। यानी कि असेसमेंट को हमने 2 प्रकार में डिवाइड कर लिया। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए, और दूसरा होता है आपका समेटिव असेसमेंट। इसको अब हमने पढ़ना है एक एक करके। पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर समेटिव असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है, इंडिविजुअल असेसमेंट क्या है, और ग्रुप असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ठीक है, ओके। तो अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है होल ईयर, ये पूरे साल चलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरे साल चलता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें डेली टेस्ट शामिल हो सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है वीकली टेस्ट होते हैं। जैसे आपने मान लो एक हफ्ते में, एक वीक में बच्चों को आपने जो कुछ भी पढ़ाया, आपने उसका एक टेस्ट ले लिया। इसमें ओरल टेस्ट भी आ सकता है, क्विज कंपटीशन भी आ सकता है, डेली टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट भी हो सकता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये पूरा साल चलता है, ठीक है। मतलब जब तक आपके बिल्कुल आपका एक रैंक नहीं मिल जाता, आपका बिल्कुल ही सिलेबस कंप्लीट होके, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल, क्या बोल सकते हैं उसको, कि जब आप बिल्कुल ही पास नहीं हो जाते, दूसरी कक्षा में नहीं चले जाते, तब तक ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो ये पूरे साल चलता है, पूरा होल ईयर चलता है। ये होता है ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटी, अधिगम करने के दौरान। जैसे मान लो आप मेरे साथ अभी ऑफलाइन क्लास में होते, मान लो मेरे ऑफलाइन बैच में अगर आप होते, तो क्या होता कि मैं आपको ये टॉपिक करवाने के बाद, ये सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट करवाने के बाद, मान लो आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दे देती, आपसे पूछ लेती। तो ये क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटी, यानी कि अभी भी लर्निंग चल रही है, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी लर्निंग चल रही है। तो इसी लर्निंग के दौरान अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती, जैसे जो भी आपका नाम है, मैं पूछती कि चलो बताओ ये सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, आप बताते। मैं किसी और से पूछती, ठीक है, कि बताओ ये ग्रुप असेसमेंट क्या है। तो जब आप जवाब देते, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती, ये सब लर्निंग एक्टिविटी के दौरान हो रहा है, यानी कि आप अभी भी पढ़ रहे हो, क्लास के अंदर हो, पढ़ रहे हो, उस दौरान मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। तो ये क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटी। जब हम पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान जब क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है।
है, इसलिए ये पूरा साल चलता है। ये क्या होता है, मैं अगर आपने कुछ गलत बोला होगा तो मैं उसे करेक्ट करूँगी उसी समय, तो मैं आपको फीडबैक दूंगी, कमेंट दूंगी, तो ये आपको तुरंत मिलता है। गिव्स करेक्टिव फीडबैक एंड कमेंट। मान लो आपने डेली टेस्ट ले लिया, 40 बच्चे हैं तो एकदम से तो नहीं मिल सकता, पर अगले दिन मैंने 40 स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है वो चेक किया कि चलो ठीक है, और आपको बताया कि बच्चे आपकी यहाँ गलती है, तुम तो बिल्कुल ही 3 मार्क्स लेकर आए हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपकी गलती है, इस चीज़ को दोबारा से पढ़ो, थोड़ा सा दोबारा से इसको समझो, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगी, या क्लास के बाद आप रुक करके मुझसे ये समझोगे, जैसे कुछ 5-6 बच्चे हों मान लो, तो ये क्या है, करेक्टिव फीडबैक है। यानी कि ये एक तो लर्निंग के दौरान होता है, मैं आपको फीडबैक दूंगी, कमेंट दूंगी, तो यहाँ पे निदान करूंगी मैं और उपचार। पहले मैं बच्चे का टेस्ट चेक करूंगी, फिर देखूंगी कि कहाँ पे गलती हो रही है उसकी, तो निदान करूंगी, डायग्नोस करूंगी, उसके बाद उपचार कर दूंगी कि चलो बच्चों मैं आपको रेमेडियल क्लास दे देती हूँ, इस टॉपिक को हम फिर से समझेंगे। तो रेमेडियल एंड डायग्नोस कर सकती हूँ मैं। इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स लर्निंग। इससे क्या होता है कि इससे स्टूडेंट्स की ना लर्निंग बढ़ जाती है, ठीक है, इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग बढ़ती है। कैसे, मैंने आपका डेली टेस्ट ले लिया, तो जैसे मान लो एक टॉपिक पढ़ाया, आज ही टेस्ट ले लिया, जैसे वैसे कायदे से क्या करना चाहिए, सीटेट वगैरह में क्या होता है, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को एमसीक्यू दो, 5 से 10 एमसीक्यू दो एक टॉपिक पढ़ाने के बाद। जैसे मान लो ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड मैं आपको 5 to 10 क्वेश्चन दूंगी, तो ये क्या डेली टेस्ट है, और उसी टाइम मैं उसको चेक भी कर लूँगी, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है मैं कह दूँगी कि आधे बच्चे अपनी कॉपी अपने दूसरे फ्रेंड को दे दो, आधे बच्चे दूसरे फ्रेंड को दे दो, मैं आंसर्स बोल रही हूँ और आप चेक करो कि किसका कितना सही है, तो ऐसे काम जल्दी होगा। तो इससे क्या, ये डेली टेस्ट ले लिया मैंने, इससे आपकी लर्निंग इंक्रीज हो सकती है। मैं देखूंगी कि अच्छा बच्चे आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया है, इसमें आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपको ये बताया था। तो इससे क्या है, बच्चे की लर्निंग इंक्रीज होगी, वो समझेगा कि मैंने क्या पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, क्या समझा और कैसे गलत हो गया। तो इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी, ताकि वो आगे से ऐसी वाली गलती नहीं करेगा, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करेगा। तो ये क्या है, लर्निंग के दौरान हो रहा है। अभी भी आप क्लासरूम में हो, मेरे सामने हो, मैं आपको पढ़ा रही थी थोड़ी देर पहले, और अब मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ये आपकी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए है। और आपको भी यही करना चाहिए, हर टॉपिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पढ़ के चले गए, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लग रहे हैं तो इन वीडियोस की वैल्यू है, अदरवाइज इन वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, या मेरा इतना समझाने या बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। और इसका वैल्यू आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने भी जब ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मुझे लगा होगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तभी तो मैं ये इन पे वीडियोज़ बना रही हूँ, और बहुत ही क्रिस्प वे में वीडियोज़ बना रही हूँ कि आपको क्रक्स ला करके दे रही हूँ, इतना बड़ा कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, समझ रहे हो, इसलिए ये ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। फिर आता है ऑल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि असेसमेंट हो सके। असेसमेंट यानी कि आकलन इसलिए किया जा रहा है ताकि लर्निंग हो सके, सॉरी, आकलन इसलिए किया जा रहा है ताकि अधिगम हो सके, लर्निंग हो सके। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है अधिगम के लिए आकलन, कि आप बच्चों को लर्न करवाना चाहते हो, इसलिए आप उनका आकलन समय समय पर कर रहे हो, यानी कि आप उनका डेली टेस्ट ले रहे हो ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखो बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है असेसमेंट फॉर लर्निंग में और ऑफ लर्निंग में, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, मैं दोबारा एक और बार समझाऊंगी, ठीक है, इस चीज़ को। और ये इनफॉर्मल मेथड है, इनफॉर्मल मेथड है इसलिए क्योंकि पेपर कहीं और से बन के नहीं आ रहा है, मैं खुद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, टीचर आपको खुद क्लासरूम में क्वेश्चन दे रहा है, तो ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल नहीं है कि मतलब बाहर से टेस्ट पेपर बनकर आएगा तब आपको मिलेगा, एक टाइम दिया जाएगा, मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन भी ले सकती हूँ। उसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चन या मान लो 21 क्वेश्चन होंगे, बच्चे को वो इस टाइम पीरियड में करने पड़ेंगे, जैसे 3 घंटे में करने पड़ेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 10 मिनट का भी टेस्ट ले सकती हूँ, 15 मिनट का भी टेस्ट ले सकती हूँ, आधे घंटे का भी टेस्ट ले सकती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लर्निंग के दौरान हो रहा है। ये इनफॉर्मल मेथड है जिसमें वीकली टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज कंपटीशन कुछ भी हो सकता है। इसमें बच्चे को ये भी बोल सकती हूँ कि कल जो मैंने पढ़ाया था उसको यहाँ पे प्रेजेंट करो, जो जो भी आपको जितना भी समझ आया वो आप प्रेजेंट करो। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग होती रहे, अधिगम, अधिगम, ठीक है, अधिगम होता रहे, इसलिए ये लर्निंग, इसलिए असेसमेंट हो रहा है, ताकि आप लर्न करते रहो, इसलिए असेसमेंट हो रहा है। फिर आता है समेटिव असेसमेंट। अब ये समेटिव असेसमेंट क्या है, ये होता है साल में 1 या 2 बार, वर्ष में 1 से 2 बार किया जाता है। यानी कि जब आपके वो होते हैं ना 80 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, देखो डेली टेस्ट जो होते हैं वो तो कितने भी मार्क्स के हो सकता है, 10 मार्क्स का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 12 मार्क्स का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। पर ये होते हैं जिनको हाफ ईयरली वगैरह भी आप कहते हो, इसको हाफ ईयरली भी कह सकते हो, ये एकदम लास्ट जिसको टर्म एंड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म एंड टेस्ट, कि जब
पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लिया, ये 1 से 2 बार होता है ओनली, हाफ एडली हो गया और एकदम लास्ट वाला, ठीक है। फिर आता है आपका ये तो 1 से 2 बार होते हैं, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करो, ये पूरा साल चलता है, पूरा दिन चलता है, या हो सकता है पूरा वीक चलता हो, ठीक है, पूरा पूरा वीक चलता है, जैसे वीकली टेस्ट हो गए। ये फॉर्मेटिव था। ये सबमिटिव क्या है, 1 से 2 बार होता है, ऑल्सो नोन एज अचीवमेंट टेस्ट। इसको अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं और पेन और पेपर टेस्ट भी कहते हैं और टर्म टेस्ट भी कहते हैं। मतलब ये 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का ऐसा टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, पेन पेपर टेस्ट भी कह सकते हो, टर्म टेस्ट भी कह सकते हो, या टर्म एंड टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें कोई फीडबैक या कमेंट नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल फाइनल होता है। जितना करेक्टिव फीडबैक, जितना कमेंट आपको मिलना था वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान मिल गया, कि बच्चे अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, आपने कर लिए, बस। लेकिन जो ये होता है ये बिल्कुल फाइनल होता है, बिल्कुल फाइनल, जैसे आपका, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीधा आपको पीटीएम होती है और आपको पेरेंट्स के साथ आना होता है। बेसिकली पीटीएम तो फॉर्मेटिव वाले में नहीं होती ना, डेली टेस्ट में कैसे पीटीएम होगी, कैसे पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो ये सबमिटिव टेस्ट क्या होता है, ये एकदम लास्ट में होता है। जैसे मान लो आपके 27 मान लो आपका मार्च को पेपर ख़त्म, 31 मार्च को हमने पीटीएम रख ली। इसमें कोई करेक्टिव फीडबैक ही नहीं मिलेगा कि बच्चा आपने इतना बुरा किया, आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी, नहीं। अब जितने मार्क्स आपको मिल गए हैं, अब आप उसी मार्क्स को लेकर के दूसरे क्लास में जाओगे, दूसरे आपका सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसमें पास होंगे, या तो आप इसमें फेल होंगे, या तो फिर इसमें सप्लीमेंट्री आएगी। इसमें कोई करेक्टिव फीडबैक या कमेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैटेगराइजेशन होगी, वो भी ग्रेड्स आपको दिए जाएंगे, डिविजन्स दी जाएगी, कोई बच्चा इसमें फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, समझ रहे हो। तो ये होता है आपका कि आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे, इस तरीके से डिविजन्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आपको मिल सकता है। फिर इसी को हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अभी तक कितना अधिगम हुआ है उसका, अभी तक कितना अधिगम हुआ है उसका टेस्ट ले लिया जाता है। यानी कि अभी तक पूरा साल आपने क्या पढ़ा, पूरा महीना वहीना जितना भी है, वो पूरा साल आपने क्या पढ़ा, अब उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए इसे कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि अब तक जितनी भी लर्निंग आपकी हो चुकी है उसका असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, उसका असेसमेंट होगा। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है अधिगम का, कि कितना अधिगम आपने कर लिया, अधिगम का आकलन ये किया जाता है, आकलन किया जाता है, कि अब तक कितना पढ़ लिया उसका असेसमेंट किया जाता है। इसमें कह रहे हैं कि अधिगम होए और ज़्यादा, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग और हो, अधिगम के लिए आकलन कर रहे हो। अधिगम के लिए आकलन क्या है, ये है फॉर्मेटिव है, कि अधिगम यानी कि लर्निंग हो सके, इसलिए आप ये आकलन कर रहे हो ताकि लर्निंग जारी रहे। पर यहाँ पे है अधिगम का आकलन, यानी कि जितना लर्निंग हो चुका है काफ़ी है, अब उसी का आकलन होगा। अब तक कितना अधिगम हुआ है उसका टेस्ट ले लिया जाता है। इसमें ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं ना, हम बोलते हैं कि जैसे साइंस का स्टूडेंट है या ऐसा है तो प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, ओरल होता है, ये फॉर्मल मेथड होता है। बाहर से टेस्ट पेपर्स बन के आते हैं, जैसे मान लो 12th क्लास का टेस्ट है, 10th क्लास का टेस्ट है, तो बाहर बोर्ड बनाता है ये टेस्ट, जो पैनल होता है वो डिसाइड करता है कौन से क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है, फर्स्ट सेट में कौन सा होगा, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, ऐसे होता है ना, उसका होता है ये। तो ये समेटिव असेसमेंट था। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन कर लिया, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने हिसाब से अच्छा डिस्कशन या अच्छे वीडियोस या अच्छे लेक्चर्स आपको देने की कोशिश करती हूँ। बस आपको ये है इनको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हो रहे हैं तो वो भी बताना है, नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी बताना है। तो ये था टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट आप अपना खुद का स्व आकलन करते हो, और पीयर असेसमेंट या आपका फ्रेंड, आपका सहपाठी आपका आकलन करता है, वो देखता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इंडिविजुअल असेसमेंट, जब एक इंडिविजुअल का असेसमेंट हो रहा होता है, जैसे वाइवा, एक समय में मतलब आप एक बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, वाइवा, प्रैक्टिकल, इंटरव्यू या ओरल टेस्ट कुछ भी ले सकते हो। ग्रुप असेसमेंट मतलब बहुत सारे बच्चों का एक समय एक साथ आपने असेसमेंट कर दिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये लर्निंग एक्टिविटी के दौरान होता है, यानी कि अभी जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेती, तो ये फॉर्मेटिव है, ये पूरा साल चलता है। इसमें मैं आपको फीडबैक या कमेंट दूंगी, आपको डायग्नोस करूंगी, फिर रेमेडी दूंगी, उपचार दूंगी कि बच्चे ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ लो या मुझसे दोबारा समझ लो, इससे आपकी लर्निंग जो है बढ़ेगी। इसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपकी लर्निंग बढ़ती रहे इसलिए असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है ताकि आप लर्न कर सको। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए आकलन हो रहा है। यहाँ पे इनफॉर्मल मेथड है, क्योंकि ये मैं बनाऊंगी खुद, मतलब टीचर खुद बनाएगा। वीकली टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज कॉम्पिटिशन एंड सबमिटिव टेस्ट, ये साल में 1 या 2 बार होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट या टर्म एंड टेस्ट भी इनको कह सकते हैं। इसमें कोई फीडबैक, कोई कमेंट नहीं होता, सीधा आपको ग्रेड्स मिलते हैं कि भाई तुम फर्स्ट आया, तुम सेकंड आया हो, कोई फोर्थ आया होगा, कोई कुछ आया होगा, किसी को जस्ट मार्क्स मिलके पास हो गया होगा। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। अब तक पूरा साल तुमने क्या किया, तुमने क्या पढ़ा, ये उसका आकलन है, जिसमें आपसे, ये फॉर्मल मेथड होता है, बाहर से पेपर्स बनकर आते हैं,
रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ओरल टेस्ट ऐसा है। अब ये समझ लो कि समेटिव टेस्ट वैसे सीटेट को समझ लो, मतलब ये समझ लो, वैसे समझना तो नहीं चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, बट समेटिव ऐसे समझ लो कि आपने क्या पढ़ा पूरा साल, मतलब आपने डीएलएड में या बीएड में आपने क्या किया, पूरा 2 साल आपने जो भी किया उसी के बेसिस पे तो सीटेट है, कहीं और से तो आया नहीं है। आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दौरान, उसी में से तो ये सीटेट का टेस्ट बना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट बना होगा, तो बस उसी का आकलन किया है इन्होंने, ठीक है। और ये 1 से 2 बार होते थे पहले, मतलब सीटेट 2 बार होता था, अब तो एक ही बार हो रहा है ये। तो आप ऐसे समझ के इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, अदरवाइज सीटेट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट, कुछ भी आपको सुझाव देना हो, सजेशन देना हो, कुछ भी तो आप दे सकते हो। और मैंने पहले भी कहा था, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है उसके बारे में बता दो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी एग्ज़ाम से पहले। 28 दिसंबर हर मतलब अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे, या आपका एग्ज़ाम जैसे मान लो कल है, एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में बताओ, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो आगे हेल्प होगी DSSS या बाकी KVS एग्ज़ाम्स में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो बाय बाय।